एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1. ए बार आणि बी बार दोन वेक्टर्स दिलेले आहेत. तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचे? ए बार प्लस बी बार काढायचे, ए बार मायनस बी बार काढायचे आणि त्याचा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करायचं. सगळ्यात पहिल्यांदा ए बार प्लस बी बार फाइंड आउट केल्यावर ए बार प्लस बी बार काय येईल? 2i कॅप प्लस 1i कॅप 3i कॅप 3j कॅप मायनस j कॅप मायनस k कॅप प्लस मायनस k प्लस k कॅप ए बार माइनस बी बार ए बार है ऐसे तुम यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे मुझे सगळ्यांचे साइन चेंज होणार 2i कॅप माइनस i कॅप प्लस i कॅप 3i कॅप प्लस 4j कॅप 7j कॅप माइनस k कॅप माइनस 2k कॅप माइनस 3k कॅप. आता हे दोन वेक्टर्स भेटलेले तुम्हाला दिलेल्या दोन वेक्टरचे ॲडिशन करू. तुम्हाला त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करायचा. ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार i कॅप j कॅप k कॅप. ए बार प्लस बी बार चे कंपोनेंट्स काय काय आहेत? जो इथं पहिले असेल त्याचे कंपोनेंट सेकंड रो मध्ये येतील, जो सेकंड नंबरला असेल त्याचे कंपोनेंट थर्ड रो मध्ये. 3 - 1 1 3 - 1 1 आणि 1 मायनस 2. बस हा रिझल्ट सॉल्व करायचा. i कॅप ब्रॅकेट मध्ये 3 - 7 माइनस 4 माइनस j कॅप माइनस 9 माइनस 1 म्हणजे माइनस 10 प्लस k कॅप 21 प्लस 1 22 म्हणजे काय होतं? माइनस 4i कॅप प्लस 10j कॅप प्लस 22k कॅप. सिंपल प्रश्न होता. क्वेश्चन नंबर 2 रेकॉर्डिंग मध्ये लाईक येते. फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर. काय आलं? बरोबर आहे ना? पहिले आले तर अभ्यास झाला. फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर j बार. हा प्रश्न लिहितो मी. फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to the vectors j cap plus 2k cap and I cap plus j cap. बघा त्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला युनिट वेक्टर फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. असा युनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर असेल या दोन वेक्टर्स.
मग मला सांगा ह्या दोन वेक्टर्सला परपेंडिक्युलर असणारा वेक्टर कोण असतं, त्यांचं क्रॉस प्रोडक्ट असतो, बरोबर आहे. बस हा प्रश्न सॉल्व्ह करत असताना जे दोन वेक्टर्स दिलेले त्यांना नाव नाही दिलेलं, तर आपण म्हणूया की लेट ए बार इक्वल्स टू हा वेक्टर दॅट इज जे कॅप प्लस 2 के कॅप अँड बी बार इज इक्वल्स टू सेकंड वेक्टर आय कॅप प्लस जे कॅप. हा तुम्हाला काय करायचं, युनिट वेक्टर फाइंड आउट करायचं जो परपेंडिक्युलर असेल या दोन्ही वेक्टर्सला, बरोबर आहे. मग आपल्याला हे माहिती आहे की कोणते दोन वेक्टर्स दिलेले असतील एका प्लेनमध्ये, एकाच प्लेनमध्ये असतील दोन वेक्टर्स, त्यांना परपेंडिक्युलर असणारा वेक्टर काय असतं, त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट असतो. मग तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट केला आणि त्याच्या अलोंग युनिट वेक्टर फाइंड आउट केलं म्हणजे परपेंडिक्युलर युनिट वेक्टर भेटून गेलं. कळतंय का? माझ्याजवळ हे दोन वेक्टर्स दिलेले आहेत, तर मी काय म्हणू शकतो, हे वेक्टर perpendicular to a bar and b bar is a bar cross b bar. So first we find a bar cross b bar. So first we find a bar cross b bar. a bar cross b bar कसा भेटणार तुम्हाला, डिटरमिनंट i कॅप j कॅप k कॅप. a कॅपचे a बारचे कंपाऊंड्स काय काय आहेत, 0. i कॅपचे कोएफिशिएंट 0 आहे, 0 1 आणि 2. त्याच्यानंतर i बारचे 1 1 0. a बार क्रॉस b बार काय भेटते तुम्हाला, i कॅप 0 -2 that is -2 minus j कॅप 0 -2 that is -2 plus k कॅप -1. म्हणजे a बार क्रॉस b बार काय भेटला, -2 i कॅप प्लस 2j कॅप मायनस के कॅप. दिस इज व्हॉट युअर ए बार क्रॉस बी बार. पण आपल्याला हे विचारलेले का नाही, आपल्याला काय विचारले, हे जे दिलेले दोन वेक्टर्स आहेत ज्यांना मी ए बार आणि बी बार म्हटले, यांना परपेंडिक्युलर असणारा युनिट वेक्टर पाहिजे. मग आपण म्हणू शकतो की ए युनिट वेक्टर along a bar cross b bar is perpendicular to a bar and b bar. का बरं, कारण ए बार क्रॉस बी बार हे स्वतः परपेंडिक्युलर आहे ए बार आणि बी बारला. त्याच्यामुळे तुम्हाला कळतंय का, तुमच्याकडे काय दिलेले, दोन वेक्टर्स दिलेले, बरोबर आहे, त्यांना परपेंडिक्युलर असणारे युनिट वेक्टर काढायचं. तर आपण म्हटलं बा आपल्याला युनिट वेक्टरचं तर काही माहित नाही, पण ह्या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट जो असेल तो परपेंडिक्युलर आहे. मग हा जर याला परपेंडिक्युलर आहे तर ह्याच्या अलोंगचे युनिट वेक्टर असेल तो तुम्ही फाइंड आउट केलं, विषय संपला. कळतंय का? हां, म्हणून मग आता तुम्ही काय करताय, हे युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार क्रॉस बी बार. आता ए बार क्रॉस बी बारच्या अलॉंग हा एक स्वतः वेक्टर आहे, ह्याच्या अलॉंग युनिट वेक्टर कसा फाइंड आउट केला जातो, युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिक्युलर टू ए बार अँड बी बार. देयरफॉर युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार क्रॉस बी बार म्हणजे काय असतं, तो वेक्टर स्वतः ए बार क्रॉस बी बार स्वतः आणि त्याची मॅग्निट्यूड. मग ए बार क्रॉस बी बार स्वतः काय आहे, -2i कॅप प्लस 2j कॅप मायनस k कॅप आहे, आणि त्याची मॅग्निट्यूड काय येणार आहे, ए बार क्रॉस बी बारची मॅग्निट्यूड काय येईल, रूटच्या आतमध्ये -2 चा स्क्वेअर प्लस 2 चा स्क्वेअर आणि प्लस -1 चा स्क्वेअर. म्हणजेच काय झालं, -2i कॅप प्लस 2j कॅप मायनस k कॅप डिवाइडेड बाय 9 येईल ना, 4 + 4 8 + 1 9 3 √9 म्हणजे 3. म्हणजेच युनिट वेक्टर युनिट वेक्टर परपेंडिक्युलर टू ए बार अँड बी बार काय झालं रे, दिस इज व्हॉट युनिट वेक्टर परपेंडिक्युलर टू ए बार अँड बी बार. सो देयरफॉर युनिट वेक्टर परपेंडिक्युलर टू ए बार अँड बी बार इज दिस. लक्षात आलं, लिहून घ्या. Yes. याच्यामध्ये तुम्ही असं जर लिहिलं किंवा प्लस मायनस लिहिलं तरी चालतंय, कारण तुम्हाला माहिती युनिट वेक्टर अलॉंग ए बार क्रॉस बी बार जो असतो दॅट इज परपेंडिक्युलर, दॅट इज प्लस ऑर मायनस, म्हणजे वरची डायरेक्शन खालची डायरेक्शन. नाही लिहिलं तरी पण चालतंय, पण लिहा. ठीक आहे.
क्वेश्चन में ठेवलेलं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 ए बार डॉट बी बार दिलेले √3 ए बार क्रॉस बी बार हा वेक्टर दिलेला आहे. तुम्हाला म्हटलेले फाइंड अँगल बिटवीन ए बार आणि बी बार. ए बार डॉट बी बार काय असतं बाय डेफिनेशन ए बार डॉट बी बार काय असतं ए बी कॉस थीटा. ए बार डॉट बी बार ची व्हॅल्यू काय दिली √3. दॅट इज तुम्ही लिहू शकता √3 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. त्याला इक्वेशन 1 म्हणतात. ए बार क्रॉस बी बार हा वेक्टर दिलेला आहे बरोबर आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार काय लिहू शकता तुम्ही रूटच्या आतमध्ये 2 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर म्हणजे किती आहे 3. पण बट ए बार क्रॉस बी बार चं मॅग्निट्यूड काय असतं ए बी साइन थीटा असतं. म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकता ए बार क्रॉस बी बार ची मॅग्निट्यूड जरी इथे ठेवली तरी ए बी साइन थीटा. तुम्हाला व्हॅल्यू कशी काढायची अँगल काढायचा आहे थीटा. मग इक्वेशन 1/2 किंवा 2/1 करा. 2/1 केलं तर tan थीटा भेटेल. tan थीटाची व्हॅल्यू माहिती आहे ऑलमोस्ट आपल्याला. मग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. मग इक्वेशन 2 काय रे ते इक्वेशन 2 मध्ये √3 होत असेल. 3 इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय √3 AB cos theta. AB will get cancel. 3 ला √3 into √3 is there divided by √3. √3 cancel. tan theta. म्हणजे that is theta is equals to 60. Angle between A bar and B bar काय आलं खाली लिहिणार. therefore angle between A bar and B bar is 60. Question number 4. आपको दिया है ए बार 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और बी बार दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. फाइंड क्या करना है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5. इसको थोड़ा लिखता हूँ मैं. फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 perpendicular to both perpendicular to both A bar and B bar. पहिल्या क्वेश्चन सारखाच क्वेश्चन आहे फक्त याच्यामध्ये तुम्हाला असा वेक्टर पाहिजे जो परपेंडिक्युलर आहे A बार आणि B बारला पण ज्याची मॅग्निट्यूड किती आहे 5 युनिट आहे. तुम्हाला असा वेक्टर फाइंड आउट करायचा आहे ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड 5 युनिट आहे आणि तो परपेंडिक्युलर आहे या दोन वेक्टरला. मग तुम्हाला एवढं माहिती आहे की ह्या दोन वेक्टरला परपेंडिक्युलर वेक्टर कोण असणार आहे त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट. मग ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिक्युलर टू बोथ द वेक्टर. हे पहा अशा पद्धतीच्या प्रश्नामध्ये ज्या वेळेस तुम्हाला दोन वेक्टर्सला परपेंडिक्युलर वेक्टर काढा म्हणतील मग तो युनिट वेक्टर असू द्या किंवा कुठल्या तरी एका मॅग्निट्यूडचा तर आपलं काम आहे की म्हणजे पहिल्या प्रश्नामध्ये काय विचारलं होतं की फाइंड आउट ए युनिट वेक्टर परपेंडिक्युलर टू गिवन वेक्टर्स. मग तुम्हाला माहिती की जे दोन दिलेले वेक्टर्स आहेत त्यांना परपेंडिक्युलर कोण असते त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट आणि त्याच्या अलोंग जो युनिट वेक्टर असेल तो आपोआपच त्याला परपेंडिक्युलर होऊन जाईल. जर तुम्हाला कुठल्या विशिष्ट मॅग्निट्यूडचा वेक्टर फाइंड आउट करायचा आहे जो परपेंडिक्युलर दिलेल्या दोन वेक्टर्सला तर अशा वेळेस तुम्ही त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करा त्याचा युनिट वेक्टर काढा. युनिट वेक्टर म्हणजे मॅग्निट्यूड 1 असते आणि तुम्हाला ज्या मॅग्निट्यूडचा पाहिजे त्याला 5 ने मल्टिप्लाय करून ते विषय संपला. कळतंय का लक्षात येते. मग आपण काय करणार we know that a vector perpendicular to A bar and B bar is A bar cross B bar. So A bar cross B bar is equals to I cap, J cap, K cap. A bar के components 2, 1, minus 3, 1, minus 2, 1. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आई क्या ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस जे क्या -5 प्लस के क्या 5 -5 मतलब आपको मिल गया 7 आई क्या -5 जे क्या -5 के क्या. तो ये आपका ए बार क्रॉस बी बार आ चुका है. अब हमें क्या करना है हमें ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5. तो हम क्या करते हैं जो ऑलरेडी इसको परपेंडिकुलर है कौन परपेंडिकुलर है ए बार क्रॉस बी बार उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं.
ठीक है। तो यूनिट वेक्टर along a bar cross b bar is a bar cross b bar vector as it is divided by its magnitude। तो वेक्टर क्या है हमारे पास 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 49 प्लस 25 प्लस 25 तो क्या बनेगा सर आप लोगों को दिलेलं आहे ना 99 सर Under root 99 क्या बेटा मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार आणि बी बार 5 दिलेलं आहे त्यांनी नहीं, हमें ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। समझ रहे हो बात को? हमें ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो परपेंडिकुलर है ए बार एंड बी बार को और उसका मैग्नीट्यूड होगा 5। सर वेक्टर तो यूनिट वेक्टर नहीं है। हाँ तो देखो ना फिर हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या देखो हमारा मेन एम क्या है, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर है ए बार एंड बी बार को। अब हमें ये पता है कि ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर कौन होता है ए बार क्रॉस बी बार। तो हमने पहले ए बार क्रॉस बी बार निकाल लिया। अब ए बार क्रॉस बी बार को परपेंडिकुलर है लेकिन क्या उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है? बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा वेक्टर ढूंढते हैं कि जो परपेंडिकुलर भी हो और जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, ताकि जब हम उस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। हमने यूनिट वेक्टर क्यों निकाला? हमने यूनिट वेक्टर किसके अलावा निकाला है? ए बार क्रॉस बी बार के। मतलब आप समझिए कि ये जो मेरे पास दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार, इनको परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बार क्रॉस बी बार, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है क्या? नहीं है। हमें क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स चाहिए। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर ढूंढा। अब अगर इसके अलोंग यूनिट वेक्टर वो परपेंडिकुलर तो होगा क्योंकि ये इसी के ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट है। अब अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। मैं एक ऐसा वेक्टर ले रहा हूँ जो परपेंडिकुलर भी है और जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो अभी हम लोग यूनिट वेक्टर ढूंढ रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर कितना आ रहा है हमारा? 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय 3 रूट 11 आ रहा है। अब ये जो कोई भी यूनिट वेक्टर आया है मेरा, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं? ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मुझे बस इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ में? तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर प्लस माइनस प्लस माइनस ले सकते हैं। नहीं प्लस माइनस क्यों लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 बोला है ना उन्होंने। ठीक है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आता है ना हमेशा, तो प्लस वाला यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो देयरफॉर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 perpendicular to both a bar and b bar is equals to 5 times unit vector of a bar cross 5 times unit vector along a bar cross b bar। बघा तुम्हाला नंतर वाचताना कळवा म्हणून लिहितो। म्हणजेच युनिट वेक्टर काय झाला रे मग 5 टाइम्स युनिट वेक्टर काय आहे माझ्याजवळ 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय 3 रूट 11। क्वेश्चन बरोबर लिहिला की आन्सर चुकतंय। 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3j कैप 1 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, आपण a बार क्रॉस b बार फाइंड आउट केला। सर तिथं 5 यायला पाहिजे आय कॅपच्या बाजूला -5 यायला पाहिजे -5 आय कॅप 3 दिवसा आधी प्लस झाले माइनस 5 येईल। तू सांगितलं म्हणे हा ते झालं 5 कॉमन खाली पण 5 5 7
75. 75 मतलब 5 5 रुपये yes. सर सर तिथं पण 5. मायनस 5 कॉमन घेऊन 5 डिवाइड खाली पण 5 फाय पे खाली याच्यामध्ये हा 5 कॅन्सल होऊन जाईल हा, ते- आणि राहील मायनस आय कॅप मायनस जे कॅप मायनस Minus के K cap अपॉन रूट 3. रूट 3 ठीक आहे येस सर. रूट 3. आता बरोबर आहे. ह्या युनिट वेक्टरला आपण फक्त 5 ने मल्टिप्लाय केलं कळलं म्हणजे प्रश्नाचं स्वरूप बघा तुम्हाला असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की दोन वेक्टर दिलेले आहेत त्या दोन वेक्टरला परपेंडिक्युलर असणारा वेक्टर काढा एवढं पण विचारलं जाऊ शकतं तुम्ही त्यावेळेस ए बार क्रॉस बी बार लिहिणार तुम्हाला असं विचारलं जाऊ शकतं त्या दोन वेक्टरला परपेंडिक्युलर असणारा युनिट वेक्टर काढा त्यावेळेस तुम्ही ए बार क्रॉस बी बारच्या अलॉंग युनिट वेक्टर फाइंड आउट करणार तुम्हाला असं विचारलं जाऊ शकतं की त्या दोन वेक्टरला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या वेक्टर विथ सम मॅग्निट्यूड विथ सम स्पेसिफिक मॅग्निट्यूड ठीक आहे लिहून घ्या
लोगों एक बार कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आपको फाइंड आउट करना है यू बार डॉट वी बार, और दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार डॉट वी बार। अब यहाँ पर आप लैग्रेंजेस आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैग्रेंजेस आइडेंटिटी अगर मान लो नहीं यूज़ करनी है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, यू बार डॉट वी बार फाइंड आउट करना है, मतलब आपको क्या चाहिए, u का मैग्नीट्यूड चाहिए, v का मैग्नीट्यूड चाहिए और थीटा एंगल चाहिए। अब u और v का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दे रखा है, और थीटा कहाँ से निकालेंगे, आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब u बार क्रॉस v बार 8 दे रखा है, बट u बार क्रॉस v बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार क्या होता है बेटा, uv sin थीटा होता है। देयरफॉर uv sin थीटा अगर आप यहाँ पर लिखते हो, या फिर जो भाषा उन्होंने यूज की है उसी का यूज करना है, तो आप मैग्नीट्यूड या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 8। अब u कितना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ u 2 दिया है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v 5 दिया है, इनटू sin थीटा विच इज इक्वल्स टू 8 10। तो ये बन जाएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 4/5, क्योंकि ये किसी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू नहीं है और हमें चाहिए cos थीटा, ठीक है, हमें चाहिए cos थीटा। अब आपको पता है कि थीटा एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ए बार और बी बार के बीच, यू बार और वी बार के बीच का एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो मुझे चाहिए cos थीटा का वैल्यू, ये sin थीटा दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इससे ये डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट से। तो अगर मुझे cos का वैल्यू निकालना है तो मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 16/25, दैट इज 9/25। तो ये cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया। अब अगर मुझे cos थीटा का वैल्यू चाहिए तो मैं प्लस और माइनस 3/5 लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेकंड में, और क्योंकि cos का वैल्यू निकाल रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो नेगेटिव, ठीक है। अब cos का वैल्यू मिल चुका है, तो u बार डॉट v बार इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इनटू cos थीटा। तो आपको क्या मिलेगा, u बार का वैल्यू कितना है 2 इनटू 5 इनटू प्लस और माइनस 3/5, तो 5 विल कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा प्लस और माइनस 6। सेकंड, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन दिया है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार फाइंड आउट करना है। इफ u बार का मैग्नीट्यूड दिया है 10, v बार का मैग्नीट्यूड दिया है 2 एंड u बार डॉट v बार कितना दिया है 12, ठीक है।
तो u बार डॉट v बार दिया है 12, इसका मतलब क्या होता है u बार का मैग्नीट्यूड इनटू v बार का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा बाय डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू 12। मैग्नीट्यूड ऑफ u बार कितना है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार कितना है 2, cos थीटा इज इक्वल टू 12। तो 2 6 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो cos थीटा कितना मिल रहा है आपको 3/5, लेकिन ये पॉजिटिव है, दैट मींस थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड 90, ठीक है। तो थीटा दिस इंप्लाइज थीटा बिलोंग्स टू 0 एंड π/2। सर थर्ड क्वार्टर में भी तो पॉजिटिव रहता है cos। एंगल थर्ड क्वार्टर में कैसे जाएगा बेटा, दो वेक्टर्स उनके बीच का मैक्सिमम एंगल 180 हो सकता है, मिनिमम 0। थर्ड में जाएगा तो अगेन एक्यूट एंगल बनेगा। तो थीटा 0 और 90 के बीच में क्योंकि cos पॉजिटिव है, सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, sin थीटा चाहिए, तो sin थीटा क्या मिलेगा आपको, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos square cos theta स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 9/25, तो 16/25। तो यहाँ पर आप sin 4/5 प्लस 4/5 लेंगे, sin थीटा इज प्लस 4/5 सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू आपके पास प्लस 4/5 आया है, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ u बार मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इनटू साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u बार कितना है 10, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v 2 इनटू साइन थीटा 4/5, 4 8 4 16। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार।
टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन बना के भी पूछा जा सकता है। इसको आपको प्रूव करना है तो सर, आप वहाँ पे 4 है। 4 है वहाँ पे। आगे 8 है सर। 4 से हमारे दूर 8 is there. बुक में कर 8 is there. तो आपको LHS लेना है और RHS प्रूव करनी है, ठीक है। तो LHS is equal to 2 times of A bar minus B bar cross 2 times of A bar plus B bar। तो ये बेसिकली ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यस सर। ठीक है। तो ये आपके पास है 2A बार माइनस 2B बार क्रॉस 2A बार प्लस 2B बार। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? 2A बार क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव होता है 2A बार प्लस 2B बार माइनस 2B बार क्रॉस 2A बार प्लस 2B बार। अब आप इस 2A बार को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 A बार क्रॉस A बार, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 4 A बार क्रॉस B बार माइनस 2 इंटू 2 4 B बार क्रॉस A बार माइनस 4 B बार क्रॉस B बार। We know that A cross A bar is nothing but magnitude of A bar into sin 0, which is nothing but 0 वेक्टर। क्योंकि एक ही वेक्टर है, उसका खुद के साथ एंगल 0 होगा, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? sin 0 का वैल्यू 0 आता है, तो 0 वेक्टर आएगा। ऑल्सो B bar cross B bar 0 is 0 वेक्टर, नॉट 0, इट इज अ 0 वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो नतीजा जो भी आएगा दैट विल बी द वेक्टर। मैग्नीट्यूड 0 रहेगा लेकिन डायरेक्शन रहेगी उसका, जो भी रहेगा डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, तो देयरफॉर जो LHS है आपका वो क्या आएगा फिर? 4A बार 4A बार क्रॉस B बार माइनस 4 B बार क्रॉस A बार, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं प्लस 4A बार क्रॉस B बार, और रीजन क्या आएगा? सिंस B बार क्रॉस A बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ A बार क्रॉस B बार, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर आप कम्यूटेटिव बनाते हो तो साइन चेंज करना होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो 4 प्लस 4 क्या बन जाएगा? 8 एंड A बार क्रॉस B बार, ठीक है। तो ये था हमारा RHS जो हमें प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया है कि अगर A बार है आपके पास I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप, B बार दिया है 4I कैप माइनस 3J कैप प्लस K कैप, एंड C बार दिया है I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। तो A बार B बार C बार आपके दिए हैं, और आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है A बार क्रॉस B बार प्लस C बार इक्वल आता है A बार क्रॉस B बार से प्लस A बार क्रॉस C बार से। मतलब बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है उसी को वेरीफाई करने का काम यहाँ पे किया। वो क्या पूछ रहे हैं आपको कि A बार क्रॉस B बार प्लस C बार, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन के ऊपर, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं ना। हाँ सर। A बार क्रॉस B बार प्लस A बार क्रॉस C बार, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन के ऊपर। अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करना पड़ेगा? पहले मुझे LHS फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो भी LHS आती वही अगर RHS आती है तो बात कर रहे हैं। थोड़ा सा काम लंबा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए, आसान होते हैं, ठीक है, बस लेंदी होते हैं। तो आपको LHS निकालना है तो सबसे पहले आपको B बार प्लस C बार की जरूरत है, तभी तो आप A बार के साथ में उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले पाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले B बार प्लस C बार निकालेंगे, तो बताइए B बार प्लस C बार 5I कैप माइनस 4J कैप प्लस 3K कैप। अभी आपका B बार प्लस C बार निकल चुका है, तो आप LHS क्या लिख सकते हो? A बार क्रॉस B बार प्लस C बार। तो ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर आपके यहाँ पर मौजूद है, तो ये कैसा आएगा? I कैप J कैप
ठीक है, दो वेक्टर का क्या कर रहे हो आप? क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो बी बार प्लस सी बार आपके पास है, ए बार आपके पास है, तो ए बार के कोई कंपोनेंट्स क्या है? 1 1 minus 2 3 और बी बार प्लस सी बार के कंपोनेंट्स 5 minus 2. 5 minus 4 3 ठीक है। तो LHS इज इक्वल्स टू आई क्या ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस 6 प्लस 12 दैट इज प्लस 6 माइनस जे क्या 3 माइनस 15 दैट इज माइनस 12 Minus 12. प्लस के क्या Minus 4 minus माइनस 6 4 plus प्लस 10 minus that is 10. 6 तो 6 आई क्या प्लस 12 जे क्या प्लस 6 के क्या, ये आया है आपका LHS जिसको आपको वेरीफाई करने का है, इसके अंदर का ये LHS है। ठीक है, अब RHS आपको निकालना है, तो RHS के लिए आपको ए बार क्रॉस बी बार सबसे पहले निकालना पड़ेगा। नाउ ए बार क्रॉस बी बार, तो ए बार क्रॉस बी बार क्या आई क्या जे क्या पी क्या, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिफरेंट है। ए बार के कंपोनेंट्स 1 माइनस 2 3, बी बार के कंपोनेंट्स 4 माइनस 3 1। सो ए बार क्रॉस बी बार कितना आएगा आपका? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू आई क्या ब्रैकेट 7 माइनस 2 प्लस 9 दैट इज 7 माइनस जे क्या 1 माइनस 12 दैट इज माइनस 11 प्लस के क्या 5 7 आई क्या प्लस 11 जे क्या प्लस 5 के क्या। तो ये आपका ए बार क्रॉस बी बार आया है। अभी आपको क्या चाहिए? ए बार क्रॉस सी बार, तो ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू अगेन आई क्या जे क्या के क्या। ए बार के कंपोनेंट्स कितने हैं? 1 minus 2 3 एंड सी बार के 1 minus 1 2 2 तो आपको मिलेगा आई क्या ब्रैकेट के अंदर minus 4 minus 1 minus 1 1 मतलब माइनस आई क्या प्लस Plus J जे क्या क्या plus प्लस K के क्या। क्या। बस अब RHS क्या है? इन दोनों का एडिशन है। RHS क्या है? ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ए बार क्रॉस बी बार क्या आया था हमारा? 7 I cap plus 7 आई 7 आई क्या प्लस 11 जी क्या plus 5 K cap प्लस ए बार क्रॉस सी बार माइनस आई क्या प्लस जी क्या प्लस, ये क्या तो आपको मिलेगा 6 आई क्या प्लस 12 जी क्या प्लस 6 के क्या। हेंस तो बेटा जो LHS है आपका, इसको इक्वेशन 1 बोलना है और इक्वेशन 2 बोलना है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लिखेंगे
वेक्टर्स की जरूरत क्या है? हम लोग सिर्फ दो ही वेक्टर का वो तो प्रूव करके देखना पड़ेगा होता है कि नहीं। ठीक है, शायद ना हो। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपने ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार लिखा है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ ना, हाँ तो ये हमें देखना है सबसे लास्ट में। ठीक है, एक बार दूसरा बार तो इसको आप पूछ रहे हो कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो देखेंगे। क्या है? हाँ? क्या? कसं बसलं
अगले दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। यहाँ पर एक बात नोट कर लो कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स ही दिए हुए होने चाहिए। कल जो हमने बात देखी थी कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है मेरे पास a बार एंड b बार, ठीक है, तो इनसे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होता है उसका वेक्टर एरिया होता है, उस पैरेललोग्राम का वेक्टर एरिया होता है a बार क्रॉस b बार, एंड उस पैरेललोग्राम के एरिया मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड मतलब एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार। ठीक है, कल हमने ये बात देखी थी। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है हुज एडजेसेंट साइड्स आर, मतलब क्लियरली वो हमें क्या बोल रहे हैं, a बार क्रॉस b बार निकालिए, वेक्टर एरिया मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। उसके लिए जिसको ये पता है कि किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको ना बेस का लेंथ पता होना चाहिए ना हाइट पता होना चाहिए। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला है, तो वी नो दैट वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम having adjacent sides a bar and b bar is a bar cross b bar, and its magnitude that is magnitude of a bar cross b bar is required area of पैरेललोग्राम। ठीक है, therefore तो हम लोग पहले तो a बार क्रॉस b बार निकालेंगे, which is nothing but I क्या j क्या and k क्या। तो a बार वेक्टर के कंपोनेंट 2 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 3, तो I क्या 6 प्लस 3 9 माइनस j क्या -7 9 I क्या प्लस 7 j क्या माइनस 4 k क्या। तो ये आ गया आपका a बार क्रॉस b बार, दैट इज वेक्टर एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। सो इक्वेशन 1 इज वेक्टर एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। नाउ एरिया ऑफ given parallelogram is nothing but magnitude of is nothing but magnitude of a bar plus b bar, and that is nothing but what, रूट के अंदर 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, तो क्या आएगा 81 प्लस 49 प्लस 16 plus 49 plus 146 12 root 3 12 root 2 क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा है। जो हमने सबसे लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर किसी पैरेललोग्राम से हमें डायगोनल्स पता है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स भी लिखा जाता है, दैट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AC बार क्रॉस BD बार, हाफ ऑफ वेक्टर एरिया निकालने के लिए बोला, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लिया है। देखो क्या प्रूव करने के लिए बोला है, हाँ बेटा वेक्टर एरिया निकालने के लिए बोला, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे लास्ट में मैंने नोट लिखवा के दिया था यहाँ पे, याद है आप लोगों को। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपके पास है
उस पैरेललोग्राम का वेक्टर एरिया कैसे लिखा जाता है? हाफ इनटू दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट टू डायगोनल्स, और अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हाफ ऑफ क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट टू डायगोनल्स। अब ये चीज़ मैंने वहाँ पे प्रूव नहीं करवा के दी थी, लेकिन यहाँ उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ही लिया कि प्रूव कीजिए, शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस वेयर AC एंड BD आर इट्स अ डायगोनल। क्वेश्चन में तो पैरेललोग्राम चाहिए वहाँ पे, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं जमेगा ना। हाँ ठीक है, तो ABCD दे रखा है, सो वी हैव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हाँ अब ABCD, तो आपके डायगोनल्स क्या दिए बेटा? AC बार खुद दिया है, इसमें डायरेक्शन इसका तय हो चुका है AC बार, फिर दिया है BD बार, तो इसका भी डायरेक्शन हम लोग तय करेंगे इस तरीके से। अब आपको क्या पूछा है कि हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार जो है वो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। मुझे आप बताइए वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे लिए क्या होगा? इसको देख के देखो, अगर AC बार ऐसा है तो हम लोग AB बार लेंगे और BC बार इस तरीके से लेंगे, और ये ऐसे जा रहा है तो हम इसकी डायरेक्शन ये देंगे बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ताकि रिजल्टेंट हमें डायगोनल्स मिल जाए। ठीक है, यस सर। अब मुझे बताइए इस पैरेललोग्राम के लिए आप एरिया कैसे लिखेंगे? वेक्टर एरिया क्या होगा इसके लिए? हाँ? AB बार क्रॉस BC बार, आप या फिर BC बार क्रॉस BA बार भी बोल सकते हो, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? हाँ? हम पैरेललोग्राम का वेक्टर एरिया लिखते कैसा है? एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए ना हमें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर एरिया। इस पैरेललोग्राम का वेक्टर एरिया क्या होगा? उसके एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम जो दी गई बात है उनका कहना है कि दिस इज वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये प्रूव कर दीजिए, तो हमें ये गिवन है। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके क्या लाके दिखाता हूं उनको कि दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये दिस इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो बात खत्म होगी। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार। अब देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने शुरुआत में जो प्रूव करना है उसी को कंसीडर कर लिया कि भैया समझ लेते हैं कि यही है वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब अगर नीचे जाके मुझे एडजेसेंट साइड्स मिल जाते हैं, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, तो मेरी बात ट्रू है। ठीक है, it is given that half of AC bar cross BD bar, नहीं लेते हम इसको, सीधा यही लेते और देखते आगे क्या है। तो हाफ ब्रैकेट के अंदर AC बार को बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या लिखा जा सकता है? AB बार प्लस BC बार क्रॉस BD बार को क्या लिखा जा सकता है? BC बार प्लस CD बार, since by triangle law of vector addition। मान्य? हाँ, तुमसे AC बार है this plus this आ रिजल्टेंट है, अब BD बार है H डायरेक्शन बगन या तो H डायरेक्शन। ठीक है, हाँ आता हाफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो AB बार क्रॉस दिस ब्रैकेट, AB बार क्रॉस BC बार प्लस CD बार प्लस BC बार क्रॉस BC बार प्लस CD बार, तो हाफ ऑफ AB बार क्रॉस BC बार प्लस AB बार क्रॉस CD बार। यहाँ याद रखना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो गलती से CD बार क्रॉस AB बार मत लिख देना, ये पहले आएगा यही बाद में आएगा। ठीक है, प्लस BC बार क्रॉस BC बार प्लस BC बार क्रॉस CD बार।
है। BC बार 0 जीरो इनके बीच का एंगल भी क्योंकि पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल 0 है, ठीक है। तो ये दोनों 0 बन जाएंगे, 0 वेक्टर। तो ए बी बार क्रॉस बी सी बार प्लस 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर प्लस बी सी बार क्रॉस सी डी बार। और रीजन क्या आएगा ब्रैकेट में, सिंस ए बी बार इज पैरेलल टू सी डी बार देयरफॉर ए बी बार क्रॉस सी डी बार इज 0 वेक्टर एंड BC bar is parallel to itself, that is BC bar. Therefore, BC bar cross BC bar is 0 vector. ठीक है? Yes sir. अब जो बचा है उसको आगे बढ़ाते हैं। हाफ ऑफ हाफ इनटू AB बार क्रॉस BC बार, AB बार क्रॉस BC बार। ये तो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब थोड़ा इसको देखिए, BC बार क्रॉस CD बार को, BC बार क्रॉस CD बार। तो मुझे बताइए CD बार जो है वो AB बार के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो मैं CD बार को क्या लिख सकता हूँ, माइनस AB बार, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो माइनस AB बार लिख सकता हूँ। तो हाफ ऑफ AB बार क्रॉस BC बार प्लस BC बार क्रॉस CD बार को मैंने लिखा माइनस AB बार, ठीक है। रीजन क्या आएगा, सिंस BC बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ AB बार। अब हाफ ऑफ AB बार क्रॉस BC बार, ये माइनस साइन इधर आएगा, BC बार क्रॉस AB बार। अब अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूंगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो हाफ ऑफ AB बार क्रॉस BC बार प्लस AB बार क्रॉस BC BC बार, AB बार क्रॉस BC बार, हाफ ऑफ 2 टाइम्स AB बार क्रॉस BC बार। तो 2 विल गेट कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, AB बार क्रॉस BC बार। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। and hence proof. बाकी क्वेश्चंस कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर।